Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited, and I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. I am the author of The World of Physics, Exploring the Laws That Govern Our Universe. You can find this book on Amazon. And yeah, this book having many different hidden features of all the universe, in which how the universe is running and ongoing right now. Okay, so 7+ years of teaching experience, in which I have taught about thousands of students, in which many of them in IIT, NIT, as well as NEET, best colleges of NEET. I have cracked MIT USA and also get IIT Madras as a research analyst. I have worked about 4 to 6 months here and published 12+ papers. So, starting our today's topic, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीटली समझ लिया था, चार्ज की एक्टिविटी समझ ली थी, चार्ज किन किन बेसिस टर्म्स पे वर्क करता है, लाइक क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, ये सारी चीजें समझ लिया था, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफरिंग कैसे होती है, एज वेल एज चार्जिंग ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर हाउ इज पॉसिबल और नॉट. तो ये सारी चीजें समझ ली थी. एक बार हम लोग दो टॉपिक, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज एंड दूसरा कंडक्टर, चार्ज को किसी भी कंडक्टर को चार्ज करना, इंसुलेटर को चार्ज करना कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये चीज देखते हैं. ओके, सो तो ऑल द स्टूडेंट्स जस्ट अपनी कॉपीज एंड पेन निकाल लो और नोट्स राइट डाउन. अब जैसे जैसे मैं लिखवाते जाऊं, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करते जाऊं, सबकी कॉपी में वो सब चीज अवेलेबल होनी चाहिए. बिकॉज अगर तुम जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, अगर तुम वैसे वैसे लिखते चले जाओगे, देन तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से ज्यादा फील फ्री होके समझ में आना शुरू हो जाएगा. हाँ, और एक और बात, जब भी बैठो माइंड में स्ट्रेस लेके मत बैठो. बहुत इजी वे में, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, आराम से कंफर्टेबल हो जाओ. ऐसा इतना भी कंफर्टेबल नहीं कि सो जाना है. ठीक है, माइंड को एक्टिव रखना है, बॉडी को कंफर्ट में लेके जाना है. माइंड को एक्टिव रखना है, बॉडी को कंफर्ट में लेके जाना है. सो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. तो आज हम लोग, मैंने तुमको बताया, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज. क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज. ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज में ऐसा क्या होता है, ध्यान से देखना. ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज क्या होता है, कैसे वर्क करता है और क्यों होता है. अगर ये होगा तो फिर क्या जरूरी है कि कुछ चीजें लॉस हो जाएंगी, कुछ चीजें प्रॉफिट में हो जाएंगी. दोनों चीज देखते हैं अभी यहाँ पर. ठीक है, बहुत ध्यान से देखना. लेट्स से वी हैव अ बॉडी. ये हमारे पास हो गई एक बॉडी. ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी हो गई. दैट मीन्स इट कंटेन्स प्लस ठीक है, दिस इज अ चार्ज्ड बॉडी जिसके अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. तो एक चीज समझते हैं, इफ, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं. इफ द बॉडी कंटेन्स equal number of equal number of positive
and negative charge. If the body contains equal number of positive and negative charge, तब हम उस कंडीशन में ये कह सकते हैं the given body, if the body contains equal number of positive and negative charge, तो that given body, क्या बोल रहा हूं, that given body is neutral, is न्यूट्रल. ध्यान रखना इस बात को. वो कैसी होगी, न्यूट्रल होगी. अब सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है? तो देखो इसके बहुत यही एक रीजन है कि चार्ज जब ट्रांसफर होता है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन जब लॉस या गेन होता है, उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चढ़ता है. ठीक है, उसकी वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज चढ़ता है. अब ध्यान देना हमें इस चीज पर. ठीक है, ध्यान देना. ठीक है, बहुत ध्यान से. जब हमने कह दिया लेट से ये एक था, ठीक, ये तो मैंने बनाया है क्योंकि फिर देखो जैसे मैं एक रॉड ले लेता हूं. ठीक है, ये चीज मैं कल ही लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं. ओके, ठीक है. ये मेरे पास एक एबोनाइट रॉड हो गई या किसी भी टाइप की रॉड, बट ये पॉजिटिवली चार्ज है. हमें क्या ध्यान देना है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. सो जब ये पॉजिटिवली चार्ज तुम्हें दिख गया तो क्या होगा, जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होंगे एंड नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे. तो नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे. ठीक है, नेगेटिव इस वाले फेस पे आ जाएंगे और पॉजिटिव इस वाले फेस पे चले जाएंगे. तो कुछ आफ्टर दिस कुछ ऐसा हो जाएगा. अरे यार, ठीक है, ये हो गया. इसमें तुम्हारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है. मैं क्या कह रहा हूं कि क्या हो गया, सॉरी कुछ मिस्टेक आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, एक मिनट रुको. हाँ, तो इधर क्या किया था, इधर हमने एक रॉड लिया. ठीक है, ठीक है, इधर हमने एक रॉड लिया. ओके, और फिर उसके बाद ये हो गया हमारा पॉजिटिव ठीक. और फिर उसके बाद ये क्या हुआ, जब इन दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, ये तो बहुत इजी सी बात है. तो क्या किया हमने, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा. तो इसके बाद हमें एक नया डायग्राम देखने को मिला, नया चेंजेस देखने को मिला कि जिस तरफ हमने नेगेटिव पॉजिटिव रॉड रखा था, ठीक है, जब जिस तरफ हमने पॉजिटिव रॉड रखा था उसकी वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गए, और अपोजिट साइड में अपोजिट फेस ऑफ द बॉडी वी गॉट पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है, ये दो चीज तुमको मिल गया देखने को. अब और चीजों पे ध्यान देना, धीरे धीरे करके और चीजों पे ध्यान देना. ठीक है, अब ध्यान क्या देना है सर, तो ये देखो, अगर मैंने किसी एक तरफ मान लो इसी तरफ,
ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। मैंने क्या किया, मैंने इसको अर्थिंग पे दे दिया। किस पे दे दिया, अर्थिंग पे दे दिया। अब अर्थिंग पे देने के बाद इधर का सारा चार्ज निकल के ग्राउंड में चला जाएगा, यहाँ ये पूरा का पूरा बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन ट्रांसफर द चार्ज, दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन ट्रांसफर द चार्ज। ये एक बहुत अच्छा वे हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया कि सर ये तो एक कंडक्टर है, ठीक है, ये तो एक कंडक्टर है, आपने इसको कर दिया। अब हम बात करते हैं कि अब एक तरीके से दो चीज देखो, यहां पर ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज भी हो गया, यहां पर चार्जिंग अ कंडक्टर, चार्जिंग अ कंडक्टर। वाई, देखो अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, अगर कंडक्टर नहीं होता तो फिर जो अर्थिंग लगाई थी हमने, तो चार्ज ट्रांसफर कैसे होता, क्योंकि कंडक्टर भी चार्ज फ्लो कर पाता है, ठीक है। तो सर यहाँ पर दोनों चीज आ गया, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज भी हो गया और दूसरा क्या आ गया, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज एज वेल एज क्या, चार्जिंग अ कंडक्टर, चार्जिंग अ कंडक्टर। अब हम बात करते हैं चार्जिंग अ इंसुलेटर, चार्जिंग अ इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर को चार्ज करना है, किसको चार्ज करना है, इंसुलेटर को चार्ज करना है। लेट से ये हमारे पास कोई इंसुलेटर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास कोई इंसुलेटर बॉडी हो गया, इंसुलेशन बॉडी, ठीक है। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम ये चीज प्लेन है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई भी इंसुलेटर बॉडी हो गया। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि इफ वी हैव टू चार्ज अ, इफ वी हैव टू चार्ज अ इंसुलेटर, तो क्या करना जरूरी है, हमें हमें इसमें फ्रिक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। सर फ्रिक्शन अप्लाई करके ही कोई बॉडी चार्ज कैसे हो सकती है, जबकि ये इंसुलेटर है। तो ध्यान देना, जब हम इसके सरफेस को रब करेंगे, जब हम इसके सरफेस को रब करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, रब करेंगे, तो तुम्हें दिख रहा है कि इसकी सरफेस को ऐसे ऐसे करके रब कर रहे हैं। रब करने की वजह से क्या होगा कि हम किसी भी दूसरी बॉडी से चार्ज एक्सचेंज होना शुरू हो जाएंगे, किसी भी, क्योंकि वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। एंड जब वर्क डन होता है तो एनर्जी ट्रांसफर होता है। क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। क्या होता है, जब वर्क डन होता है तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, और एनर्जी ट्रांसफर ही तो एक तरीके से चार्ज को चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर ही तो चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। सो वी कैन कंक्लूड बाय दिस स्टेटमेंट दैट if we have to charge an insulator we have to apply a friction on it, we have to apply friction on it, ठीक है। चलो ये चीज तो समझ में आ गई। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नोट्स पे। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, कूलम्स लॉ। सब लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ भी पढ़ा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला होता कैसा है, सबको याद होगा कि व्हेन वी हैव टू डिफरेंट मासेस, हमारे पास दो अलग अलग मासेस हैं, ठीक है, एंड देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन टू डिफरेंट, टू दोनों मासेस के बीच में एक पर्टिकुलर सेपरेशन अवेलेबल है, एंड ड्यू टू दिस सेपरेशन there is a particular force which was applying for attracting both of them, attracting both of them। वो एक नेचुरल फोर्स है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसमें हम बदलने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रहा हूं, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, इसका मास हो गया m1,
इसका मास हो गया m2, इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2, ओके। एंड दिस वन, जब हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, किन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, इसके बीच में फोर्स लग रहा है और इसके बीच में फोर्स लग रहा है, सो F इज इक्वल टू K कांस्टेंट m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बट जब भी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा है तो एक चीज जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स always attract the body, always attract the body। हमेशा का रूल है ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये रहा बॉडी और ये अपनी तरफ खींचेगा, तो दिस इज द वर्क ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, ये रूल है। चलो नाउ, बट कूलम्स लॉ जो है कुछ कुछ ग्रेविटेशन की तरह है, बट ये लगता अलग तरीके से है। कैसे? देखो ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमें बॉडी चाहिए और जिसके अंदर मास अवेलेबल है, कुछ नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना बड़ा मास होना चाहिए, इतना छोटा मास होना चाहिए, वी डोंट रिक्वायर दैट वन, ठीक है। बट जब हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, कूलम्स लॉ की बात करते हैं, तो वी हैव डिफाइंड चार्ज, वी हैव डिफाइंड चार्ज, बिकॉज अगर तुम्हारे पास दोनों सेम टाइप के चार्जेस है, वेदर इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपेल करेंगे। तो हमें कूलम्स लॉ में डायरेक्शन, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में डायरेक्शन तो समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। देखो ये इसकी तरफ आएगा, ये इसकी तरफ आएगा और ये इसकी तरफ आएगा, ठीक, तो डायरेक्शन हमें क्लियर पता थी। बट कूलम्स लॉ के लिए डायरेक्शन, इसलिए डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, बिकॉज इफ वी हैव लाइक, हमें पता चलेगा कि भाई दोनों के दोनों सेम चार्जेस है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, दोनों अपोजिट चार्जेस है तो एक डायरेक्शन में आएंगे, अपने तरफ एक तरफ आएंगे, तो दिस इज व्हाई वी हैव रिक्वायर अ कूलम्स लॉ। तो अगर एक्सपेरिमेंट में देखना है तो देखो, ये हो गया हमारे पास एक Q1 चार्ज, ये हो गया हमारे पास एक Q2 चार्ज, ठीक है, दिस इज Q1 चार्ज, दिस इज Q2 चार्ज। अब इसमें तो बताया गया ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, जैसा कि मैंने कहा कि ये फिर रेपेल करेगा। तो ये जो फोर्स है, ध्यान रखना, समझने की चीजें हैं, अगर ये डेप्थ में समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया, तो बहुत सारी एप्लीकेशन तो यहीं पर सॉल्व हो जाती है। ये जो फोर्स है, चलो मैं इसे कह देता हूं F1 फोर्स, इसे कह देता हूं F2 फोर्स, हम इसको नोट में समझते हैं, ठीक है। ठीक है, वी आर गोइंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक है। तो जैसा कि अभी बताया मैंने, अभी देख रहे थे हम, ये एक चार्ज हो गया, ठीक है, ये दूसरा चार्ज हो गया, ठीक है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस है R, दिस इज Q1, दिस इज Q2, इन दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस है R, ओके। ध्यान से देखना, अब एक चीज और, अगर ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों के दोनों में क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस है, सब समझ में आ रहा है हमको। तो पहले देख लेते हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, यानी कि मैं बोल रहा हूं Q1 एंड Q2 आर सेम चार्जेस, सेम चार्जेस बोले तो साइन के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं, किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, साइन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा F1 जो इस डायरेक्शन में होगा, और इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज F2। ये होगा F2। जब हम F1 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं,
जब हम F1 की बात कर रहे हैं तो F1 जो है वो इसकी वजह से लग रहा है, ठीक है। F1 जो है F1 ड्यू टू Q2 ऑन Q1, Q2 का जो फोर्स है Q1 पे जब पड़ा तो Q1 उधर भागा, Q2 का जो फोर्स है Q1 पे जब पड़ा वो उधर भागा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन। और F2 जो है ड्यू टू Q1 ऑन Q2, ड्यू टू Q1 ऑन Q2। चलो ये भी एक क्लियर है हमारे पास, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान दो कि F1 एंड F2, F1, अब हम इसे थोड़ा सा वैसे भी देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ F1 इज ऑपोजिट टू F2। आया नहीं आया बुद्धि में, जल्दी बताओ। F1 का डायरेक्शन F2 के कंप्लीटली ऑपोजिट है। जब ये ऑपोजिट है तो अपन को समझ में आ गया कि देखो पहली बात, इन दोनों इक्वेशन से एक चीज समझ में आया कि F1 और F2 तो इक्वल होगा बट माइनस में, तो ये वाली चीज हमारी भेजे में घुस गई। अब कूलम्स लॉ क्या कहता है कि द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई डायरेक्शन ही तो अपोजिट है बट F1 F2 तो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। तो F जो हो गया दैट इज इक्वल टू Q1 which is directly proportional to product of the charges, is directly proportional to the product of the charges, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये फॉलो कर रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज सेकेंड। F is directly proportional to Q1 into Q2 where we are multiplying both of the charges, and F is inversely proportional to r², ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। अब सॉल्विंग दिस वन, Q2 बाय r², ठीक है, Q2 बाय r², इसको देखा तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r², Q1 Q2 बाय r², ठीक है, Q1 Q2 बाय r²। ये चीज समझ में आ गई तुम्हारे, बिल्कुल कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये फाइनल हो गया इक्वेशन तुम्हारा, ओके। अगर यही चीज इधर प्लस होता ये माइनस होता तो अट्रैक्शन में आ जाता, अट्रैक्शन में आ जाता तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती कि सेम होती, बताओ। अगर एक फोर्स इधर से लग रहा है तो दूसरा फोर्स भी इधर से लगना चाहिए, तभी तो डायरेक्शन सेम होगी, बट दूसरा फोर्स ऐसे लगेगा तब भी डायरेक्शन अपोजिट है। यहां पर क्या लग रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो समझ में आ गया कूलम्स लॉ क्या है। अब हम बात करते हैं ये कांस्टेंट, तो ये हो गया K, दैट इज कांस्टेंट। अब इसकी जगह हमारे पास डिफाइंड है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो K की वैल्यू वैसे भी होती है 10⁻⁹, 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालोगे, तो 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, इट इज समहाउ अबाउट 8.85 इंटू 10⁻⁴ कुछ आता है, मुझे ध्यान नहीं है परफेक्टली 10 की पावर क्या आता है, वो तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा। तो दिस इज योर कंप्लीट कूलम्स लॉ, ठीक। ये तुम्हारा कूलम्स लॉ एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, सारी चीजें क्या डिफरेंट फैक्टर्स है,
क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं है वो है। ठीक है, अब हम जरा एक चीज और समझते हैं इसमें। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास Q1, यू हैव प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस गिवन है, दैट इज Q1 इंटू Q2 इज गिवन। तो हाउ कैन यू फाइंड दैट, हाउ कैन यू फाइंड दैट द चार्ज, द फोर्स बिटवीन द Q1 एंड Q2 इज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव? जानने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हम यहाँ पर Q1 और Q2 को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पर मॉड्यूलस लग जाता है, मॉड्यूलस ऑफ Q1 एंड Q2। अब तुम चाहे यहाँ पर साइन के साथ मल्टीप्लाई करो या नहीं करो, कंफ्यूजन बच्चों को बहुत रहती है कि सर यहाँ पर साइन लगाए कि नहीं लगाए। याद रखना, प्लस और माइनस का साइन फोर्स इक्वल टू में फोर्स है। तो देखो, वेक्टर क्वांटिटी और तो वेक्टर टर्म्स में लिखेंगे, बट क्यू इज स्केलर, सो वहां उसका प्लस और माइनस चार्ज इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट उसकी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इफ Q1 into Q2 is greater than 0, then we can say that force is repulsive. ठीक है, if Q1 into Q2 is smaller than 0, then we can say that force is attractive. फोर्स इज अट्रैक्टिव, ये दोनों चीज हो गया। अगर Q1 Q2 ही 0 हो गए तो सीधे सीधे कह देंगे फोर्स भी 0 है, सीधे सीधे कह देंगे कि फोर्स भी 0 है। चलो, ये चीज समझ में आ गया। और ये चीज ना, पता है मेंस में आता है, ये डायरेक्टली मेंस में उठ के आया है। Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो उसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग रिपल्सिव। ठीक है, तो ये 3-4 ऑप्शन दे दिए थे पकड़ के कि Q1 Q2 से बड़ा होगा, Q2 Q1 से बड़ा होगा, ऐसा कोई। तो उसमें फिर ये वाला तुम्हें ध्यान देना। अब तो तुम्हें खैर पता है तुम्हारे पास आंसर क्या है, अगर ये है तो क्या है, ये है तो क्या है, और ये वाला तो कहीं पूछा ही नहीं जाता, तो बस मैंने लिख दिया उसको अपने तरीके से। ठीक है, अब बात आती है कि सर, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फिनाइट दूरी तक भी लग जाती है, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इन्फिनाइट दूरी तक लगती है। तो नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ द चार्ज इज अवेलेबल ऑन टू मच डिस्टेंस, देन फोर्स नहीं लगेगा। वैसे तो अगर एफ और आर के बीच का रिलेशन मैं यहां पर ड्रॉ करूं, क्या बोल रहा हूं, एफ और आर के बीच का रिलेशन मैं यहां ड्रॉ करूं, आर स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये आर स्क्वायर और ये एफ। ठीक है, ये आर हो गया, तो ये कुछ ऐसा होगा, क्योंकि कभी भी आर 0 हो जाएगा तो एफ इन्फिनिटी नहीं हो पाएगा, वो सब चीजें हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दोबारा आ जाते हैं इसी स्टेज पे, बैक स्टेज एंड दिस वन। तो F gives the magnitude of electrostatic force, Q1 and Q2 are the magnitude of two interacting charges, K is the electrostatic constant. I have explained everything. अब देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन, चार्ज जो है हमारे पास 3 अलग अलग चार्जेस है, दैट वाज प्रेजेंट एट 3 डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल। सो इन तीनों के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का है। इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है ऑन द चार्ज एट सी ड्यू टू द रेस्ट ऑफ टू। सी पर चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज बताना इन दोनों की वजह से। सी पर क्या बताना है, चार्ज बताना है। सी पर क्या बताना है, चार्ज बताना है। सी पर रिजल्टेंट चार्ज एट सी।
यानी कि ए का सी पर क्या इफेक्ट है, बी का सी पर क्या इफेक्ट है वो। अब सबसे पहले ए को दे, सबसे पहले ए जो है वो ए पे Q1 है और सी पे Q3 है, तो देखेंगे ए और सी पे क्या है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ऑपोजिट चार्ज, यानी कि इसकी वजह से एक उधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जो कि यहाँ पर एफ ए सी करके गिवन है, एफ ए सी करके गिवन है, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर वेक्टर फॉर्मूला लगता है, वेक्टर वाला जो रिजल्टेंट फॉर्मूला जो लगता है, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, तो वो यहाँ लगता है, ठीक है। चलो उसके बाद अब देखेंगे कि C और B का क्या रिलेशन है, तो C पॉजिटिव है, B नेगेटिव है। अब क्या है, इसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, हमेशा याद रखना नेगेटिव की तरफ जाया जाता है, क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव की तरफ जाया जाता है, इसी वजह से ये इसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब जब ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हमारा जो एक फोर्स हो गया एफ ए बी, ठीक है, ए सी सॉरी, एफ ए सी, और एक फोर्स हो गया एफ बी सी, और यहां पर तुम्हारे पास थीटा निकालना है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, लीनियर फॉर्मूला लगाना ना, बाकी निकल जाएगा। उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इस फॉर्मूले में पहले तो तुम एफ ए सी निकाल दोगे, एफ बी सी निकाल दोगे, फिर एफ रिजल्टेंट निकालते समय कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री पुट करोगे एंड यू कैन फाइंड द आंसर, बस इसमें तुम्हें पुट कर देना है, ठीक है, एंटी न्यूटन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर 10 चार्ज पार्टिकल्स है, और फिर क्या बोला गया है कि the tenth has a charge in this, find the magnitude of electric force acting on a 1 coulomb charge placed। अब Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 ऐसे करके 10 चार्ज अवेलेबल है। अब हर एक चार्ज का रिलेटिव फोर्स, मतलब 1 कूलम का Q1 पे क्या फोर्स पड़ रहा है, 1 कूलम का Q2 पे, 1 कूलम का Q3 पे, इस तरीके से। तो तुम्हारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में एक चार्ज कांस्टेंट है, दैट इज 1 कूलम, और Q1 Q2 Q3 Q4 बार बार चेंज होता रहेगा, तो वो उसके हिसाब से चेंज करते जाओ। तो देख रहे हो यहाँ पर सबको ऐड किया गया, इसको 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 ऐड किया गया, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट वन। देख रहे हो यहाँ पर तुम्हें एक रिजल्टेंट चार्ज मिल रहा है 1/2 3, फिर इस तरीके से डिस्टेंस भी गिवन है एंड यू कैन फाइंड द आंसर, ठीक है। बहुत इजी था, डिस्टेंस तुम्हारे सामने है, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत इजी है, क्वेश्चन समझने की देरी है, बाकी सब तो निकल जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। चलो, अ ब्लॉक ऑफ ए चार्ज Q1, ये ब्लॉक ए, इसमें चार्ज Q1 है और ये Q2 है, और उसमें मास m है, is allowed to free on the floor, find out the range of Q2, Q2 का रेंज निकालना है, ठीक है। क्या Q2 का रेंज निकालना है, क्या बोल रहा है कि फॉर विच पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब ये दो चार्ज्ड पार्टिकल है, इन दोनों का एक पर्टिकुलर मास है, बट हमें Q2 की वैल्यू निकालनी है, वेदर इट इज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, ताकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ रिपेल भी ना करे और अट्रैक्ट भी ना करे, अपनी जगह पे रेस्ट पे रहे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहली बात, इनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर गिवन है, दैट इज म्यू। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, म्यू इंटू एन करते हैं, तो एन क्या हो जाएगा भाई, m1 गिवन है, तो म्यू m1 जी, म्यू m1 जी हो जाएगा, ठीक है भाई, वो m1 गिवन है ना, दैट इज m, ठीक। अब उसके बाद ध्यान देना, यानी कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब देखो समझना जरा, अगर ये अपनी जगह रुका हुआ है और सामने वाला इसे खींच रहा है अपनी तरफ, ये रहा, मैं इसे खींच रहा हूं, तो खींचूंगा तब ना जब ये जो फोर्स, जिस फोर्स से यहाँ पर स्टेटेड है, ये इससे मूव नहीं कर पा रहा, मैं इसे खींच रहा हूं अपनी तरफ, ये तभी खींचेगा ना जब मेरा ये खींचने वाला फोर्स इसके वेट से, फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा, समझ गए, यानी कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू, F electrostatic is equal to the frictional one, mu mg is equal to k Q1 Q2 by r square by
आर स्क्वायर। नाउ Q2 की वैल्यू निकालो जल्दी से, म्यू एम जी आर स्क्वायर के Q1, बात खत्म, के Q1। अब क्या आता है, अब हम बोलेंगे कि भाई इसकी लिमिट ये है, बट या तो भाई ये चार्ज नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, दोनों चीज समझना, whether this given charge is positive, whether this given charge is negative। तो मैं ये कहता हूं कि माइनस म्यू एम जी आर स्क्वायर अपॉन के Q1 Q2 म्यू एम जी आर स्क्वायर के Q1। ठीक है, ये हो जाएगा। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं मैंने समझाया, समझने की एक तुम्हारा अप्रोच होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं इफ यू हैव टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव अ प्रॉपर अप्रोच। ठीक है, अब हम आते हैं वेक्टर फॉर्मूला। वेक्टर फॉर्मूला जैसा कि यहां पर देख रहे हो, ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक आर वेक्टर प्रेजेंट है। ठीक, और F21 F12 गिवन है ऑलरेडी, देखो ध्यान से, देखो इधर से आने वाला F21 मतलब ऑन टू, F ऑन टू ड्यू टू 1, और इधर से इधर लगने वाला फोर्स F ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक, एक तरीके से भाई हो गया। अब ध्यान से देखा जाए तो F, भाई करेक्ट है, ये तो गलती नहीं है भाई, दोनों अपोजिट चार्ज है बट अपोजिट फोर्सेस है, डायरेक्शन अपोजिट है ना। अब ये तो मैं कह नहीं रहा कि रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव होती तो भी अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में होता तो भी हम माइनस लिखते, और रिपल्सिव है तो भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी हम लिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक चीज अवेलेबल। अब फोर्स को कैसे लिखेंगे यार यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में, तो देखते हैं कि F21 लिखो चाहे F12, बात तो सही है, बात तो इक्वल है। ठीक है, बस क्या हो जाएगा तुम्हारा कि जब तुम F12 लिखोगे, मैं बता देता हूँ, सबसे पहले तो तुम्हारे पास क्या है दिस, तो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर। ठीक है, आर ये क्या है, आर, यहाँ पर आर डैश क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ आर। अच्छा, तुम लोगों को ये बात पता है, मैंने पहले भी बताया कि यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर डायरेक्शन। तो देखो इतना तो हमारा फॉर्मूला सेम है, ये इसलिए ऐड कर दिया ताकि हमारा ये कैसा बन जाए, वेक्टर फॉर्मूला बन जाए। वेक्टर फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इक्वेशन में तुम्हें बस एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देना है जिसका डायरेक्शन यूजफुल होता है, जिसके डायरेक्शन की वजह से हमें सब चीज पता चल पाए। अब तुम सब जानते हो आर दिस वन can be written as r vector upon modulus of r, modulus of r, this is magnitude of r, and r square is also the magnitude of r। ठीक है, तो ये इसके साथ है लगा हुआ। अब हमने जब देखा कि k Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर, ये भी तो मैग्नीट्यूड वाइज ही है, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो के Q1, अरे यार के Q1 Q2 बाय आर क्यूब डॉट आर वेक्टर, आर वेक्टर। और ये फिर तुम लोगों को समझ में आ गया, अगर 2 1 है तो R2 माइनस R1 लिख दिया, यहाँ पर भी R2, अगर ये F12 होता तो R1 माइनस R2 वेक्टर के फॉर्म में, और R1 माइनस R2। ठीक है, वही लिखते और कुछ नहीं, क्या लिखते, R1 माइनस R2। ठीक है, अब देख लो R2 एंड R1 डिपेंड ऑन ओरिजिन बट R डैश डज नॉट, क्योंकि R2 R1 जो है जो सोर्स होगा वो ओरिजिन से लिया जाएगा, बट R जो है वो डायरेक्टली डिस्टेंस होता है, R वेक्टर। Q1 Q2 शुड बी बस शुड बी पुट अलोंग विद साइन, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन द वेक्टर फॉर्म Q1 Q2 पुट अलोंग विद साइन। ठीक है, फिर आता है अब ये जो है
यहां से जो हमारा पार्ट है ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएंट एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ लगता है, ठीक है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि कूलम्स लॉ के अबाउट 7 to 8 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, लाइक वेयर वी हैव टू पुट द चार्ज सच दैट द रिजल्टेंट वन being equilibrium with respect to both of the charges as well as pendulum charges, ठीक है। pendulum charges कुछ इस तरीके का होता है, पेंडुलम चार्जेस कुछ इस तरीके से होता है, ये हो गया आपका ऐसे, एंड देन ये यहाँ पर हो गया Q1, यहाँ पर हो गया Q2, इन दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस R, बात खत्म। इन दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस R एंड द रिजल्टेंट खत्म। तो यहाँ पर ये इस तरीके का भी तुम्हारे पास आएगा। फिर एक ये आएगा कि एक सेंटर पे चार्ज अवेलेबल है और चारों तरफ उसके चक्कर काट रहा है, ठीक। ये रिवोल्यूशनरी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस, सारे एप्लीकेशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एज वेल एज स्टूडेंट्स। मैं तुम लोगों को एक ही बात रिपीट दोबारा करता हूं कि जब तक तुम लेक्चर देख रहे हो अपने माइंड को एक्टिव रखो, कंप्लीटली एक्टिव, स्ट्रेस फ्री रखो। फालतू में स्ट्रेस नहीं लेना कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि क्या होगा, नहीं, टाइम पे सब हो जाता है, वक्त आने तो सब हो जाएगा कंप्लीट। एज वेल एज ज्यादा से ज्यादा दिमाग दो कि तुम किस तरीके से अप्रोच लगा रहे हो, अप्रोच तुम्हारा कितना अच्छा, कितना फास्ट और कितना परफेक्ट लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा क्वेश्चंस को लेकर। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन।